हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसकी क्लास नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे मौसम के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। हम सोचते हैं हमें ये आता है और कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम इसको छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पे जाके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं वेदर के एलिमेंट। तो उसमें भी सबसे पहले देखेंगे वेदर किसको कहते हैं, क्लाइमेट किसको कहते हैं। वेदर यानी कि मौसम क्या है, किसी भी स्थान पर शॉर्ट टर्म के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं ना, वो कहलाती है मौसम। यानी कि शॉर्ट टर्म क्या भाई, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में या फिर किसी एक पर्टिकुलर सप्ताह में जो वायुमंडल की जो आवश्यक जो ये दशाएं हैं ये होती है ना, वही है मौसम। फिर है जो क्लाइमेट है वो इससे क्या है, इससे बड़ी लेवल पे देखते हैं हम। जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं क्या, किसी भी स्थान पर लंबी अवधि की जो वायुमंडलीय दशाएं होती है। लंबी अवधि कहाँ भाई, कितनी भाई, कुछ सप्ताह तक तो हमने मौसम में ही पढ़ ली, तो लंबी अवधि होगी कुछ वर्षों की। कितने वर्षों की, ये हम देखते हैं 35 वर्ष जो होते हैं उसकी जो वायुमंडलीय अवस्था होती है उसको हम मौसम में काउंट करते हैं। आगे देखिए, भारत में 1875 में मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई भारत में मौसम विभाग की स्थापना? 1875 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फिर आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स, इस मौसम के तत्व। ये देखिए कौन से हैं, तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवने, आर्द्रता, मेघ आदि, ये सारे के सारे हैं मौसम के तत्व। अब हम देखते हैं भाई मौसम का हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। हम टीवी पर न्यूज़ में देखते हैं ना कि भाई मौसम ऐसा रहने वाला है, ऐसा रहने वाला है आगे वाले टाइम में। तो ये क्या है, मौसम का पूर्वानुमान है। किसी निश्चित क्षेत्र में आने वाले 12 से 48 घंटों का जो ये मौसम है, इसकी जो दशाएं हैं उन दशाओं का जो अनुमान लगाया जाता है वही है मौसम का पूर्वानुमान। ये वैसे तो एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर हम मौसम का अनुमान लगा लेते हैं ना, तो कुछ ऐसी जो क्रियाएं होती है भाई, मौसम में गहरा बदलाव होने वाला है, कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो अवांछनीय होने वाली हैं, तो उससे हम बचाव कर सकते हैं जो मौसम का पूरा अनुमान होता है। तो क्या किया हमने, किसी निश्चित क्षेत्र में आने वाले 12 से 48 घंटों के मौसम की जो दशाएं हैं उनका अनुमान ही है मौसम का पूर्वानुमान। वर्ल्ड में वेदर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो 3 लेवल पे होता है। क्या है, मौसम का अनुमान 3 तरह से लगाया जाता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लेवल है वो है धरातलीय संबंधी जो प्रक्षेपण होता है, यानी कि जो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन करते हैं वो है मौसम का पहला जो कि ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका लेवल। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें वेधशाला वगैरह होती हैं और इसमें जो मौसम के जो तत्व होते हैं उसके जो मिनिमम और जो मैक्सिमम जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उसी का प्रकाशन कर दिया जाता है। और भारत में ये आंकड़े हैं जो जो मौसम संबंधी आंकड़े हैं, ये भारतीय मौसम विभाग से वर्ल्ड में हम मतलब भारतीय मौसम विभाग होगा और वो अपने आंकड़े देगा, फिर हम उसको न्यूज़ के थ्रू सब लोगों को बता सकते हैं। और विश्व मौसम विभाग जो है वो विश्व के आंकड़े प्रदर्शित करता है। फिर से देख लीजिए, धरातल संबंधी जो प्रेक्षण होता है उससे हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मौसम के जो मैक्सिमम जो मौसम के जो तत्व होते हैं उसके मैक्सिमम और जो मिनिमम आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनका प्रकाशन किया जाता है। भारत में क्या करते हैं हम, ये आंकड़े कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भारत मौसम विभाग के द्वारा हम भारत में ये प्राप्त करते हैं ये आंकड़े। और संसार में विश्व मौसम विभाग जो है वो इन आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। ये तीनों चारों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लेना, एक बार फिर से सुन लेना। आगे है ऊपरी तन वायु दशाएं। जो ऊपरी तन यानी कि अपर एयर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अपर एयर का ऑब्जर्वेशन कैसे भाई, वायुमंडल की जो ऊपरी वायु है वो उसका दिन के समय ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान है जिस एरिया का हम जो मौसम है उसका ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, उसमें जो वायुमंडल की ऊपरी जो वायु है उसका दिन के समय में ऑब्जर्वेशन करते हैं, वही है ऊपरीतन वायु दशा का ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है अंतरिक्ष प्रेक्षण। अंतरिक्ष प्रेक्षण क्या है, स्पेस ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स। इसमें भाई जो मौसम उपग्रह होते हैं यानी कि जो वेदर से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट होते हैं, जैसे MET SAT क्या है, मैटसेट के द्वारा जो अंतरिक्ष का जो ये क्या है ऑब्जर्वेशन किया जाता है और अंतरिक्ष में जो भी मौसम संबंधी जो तत्व होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है अंतरिक्ष प्रेक्षण के द्वारा।
भारत में क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। क्या हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो कि तुल्यकालीन भूमध्यकालीन उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा मौसमी जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं यानी कि तुल्यकालीन या फिर भूमध्यकालीन उपग्रह, इनके द्वारा मौसम संबंधी जानकारी जो है वो हम प्राप्त करते हैं। और दूसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट द्वारा भी जो मौसम है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों ही सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी भी और जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो इनसैट है ये दोनों ही हमें वेदर की जानकारी देते हैं। आगे देखिए, मौसम के जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम, वो है टेम्परेचर। कि भाई टेम्परेचर क्या है, किसी भी स्थान की मानक अवस्था में मापी गई धरातल से 4 फीट की ऊंचाई पर जो वायु की गर्मी होती है ना, वो है टेम्परेचर। फिर से देख लीजिए, टेम्परेचर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर स्थान की मानक अवस्था में मापी गई धरातल से 4 फीट की ऊंचाई पर जो वायु है उसकी गर्मी, ये कहलाता है मौसम। ठीक है। अच्छा, अब यंत्र देखिए, ये जो तापमान है इसको हम किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं या फिर तापमान मापी यंत्र होता है। क्या? तापमापी यंत्र या फिर जो थर्मामीटर है उसके द्वारा तापमान को मापा जाता है। और जो ये यंत्र होता है इसका सिद्धांत बेस्ड किस पे है, ठोस तरल गैस सभी पदार्थ जो हैं वो गर्म होकर फैलते हैं। जो ये वाला यंत्र है, जो थर्मामीटर है, ये तापमापी यंत्र है, ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है, किस पर बनाया गया है कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ये गर्म होके फैलते हैं। आगे देखिए, एक बार इसमें यंत्र में ही हम देखते हैं जो साधारण थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। देखो, एक समान मोटाई की पतली शीशे की नली और इसका एक सिरा होता है बल्ब के रूप में और दूसरा सिरा होता है इसका बंद, और इसका जो निचला भाग होता है ना उसमें पारा भरा होता है। इस नली में जो गर्म हवा होती है वो डालकर निकाल दी जाती है ताकि जो ये नली है इसमें गर्माहट बनी रहे। फिर क्या करेंगे, ताप बढ़ने पर जो पारा है वो गर्म होकर फैलेगा और ऊपर की ओर बढ़ेगा। फिर जहां तक जो ये पारा है ये जाएगा ना, इसका मतलब है जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, जहां पर जैसे ये नली है इसमें यहाँ पे जाके पारा रुक गया तो यहाँ तक जो भी हमने मार्क किया है उतना ही टेम्परेचर हुआ है। ठीक है। और फिर जब ये फिर जो टेम्परेचर कम होगा तो जो पारा है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा, तो जहाँ आके वो नीचे की ओर रुक जाएगा वो निम्नतम टेम्परेचर होगा और जो ऊपर तक गया है वो होगा अधिकतम टेम्परेचर। ये है जो साधारण थर्मामीटर था उसकी बनावट बताई गई है। इसमें जो साधारण थर्मामीटर है उसमें 2 विशेष चिन्ह होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह बिंदु है जहाँ पे बर्फ जमती है, और दूसरा है क्वथनांक पॉइंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं हिमांक पॉइंट। तो जो क्वथनांक पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस पर जो द्रव है वो उबलने लग जाता है। हमने ये यहाँ पे पढ़ा था ना कि भाई देखो, जब जो पारा है वो जितनी ऊंचाई तक जाएगा वहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है उतना जो है वो टेम्परेचर अधिक है, वो है क्वथनांक पॉइंट। फिर जो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पारा बिल्कुल नीचे की ओर आ जाएगा वहाँ पे जितना हमने चिन्ह लगाया कि भाई यहाँ तक इतने टेम्परेचर है, तो वो होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। फिर भाई हम देखते हैं साधारण थर्मामीटर जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। हमने ये साधारण थर्मामीटर की बनावट पढ़ी थी, तो अब देखते हैं उसके 2 टाइप कौन से हैं। पहला देखिए, सेल्सियस थर्मामीटर। जो सेल्सियस थर्मामीटर है इसकी खोज 1742 में स्वीडन के एडर सेल्सियस ने की थी। किसने? एडर सेल्सियस ने की थी। उन्हीं के नाम पे इस थर्मामीटर का नाम है। इसमें जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री और क्वथनांक बिंदु होता है वो है 100 डिग्री। क्या? जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री और जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री। फिर से देख लीजिए, सेल्सियस थर्मामीटर बनाया स्वीडन के एडर सेल्सियस ने 1742 में। इसमें 2 बिंदु हैं, हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और जो क्वथनांक पॉइंट है, जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इससे क्वेश्चन यही बनेगा कि जो सेल्सियस थर्मामीटर है वो कब बनाया गया। ये तो कोई नहीं पूछेगा किसने बनाया, क्योंकि ये तो नाम पे ही है, ये सबको पता होता है। और इसमें दूसरे ये पॉइंट हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु पूछ लेंगे कि कितना कितना होता है। फिर दूसरा पॉइंट है साधारण थर्मामीटर का, ये है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। इसमें क्या है,
ये डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को दर्शाया जाता है। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस, और जो ये क्वथनांक बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, ये 32 डिग्री सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट है। हिमांक बिंदु होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक पॉइंट होगा, ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें 180 डिग्री का फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। भाई आप देख सकते हो 212 में से 32 को घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ग्रेबिल डेनियल फ़ारेनहाइट ने की थी, जो कि जर्मनी के थे, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है उसकी खोज 1714 में ग्रेबलिन डेनियल फ़ारेनहाइट ने की, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग कितने कितने होते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में दर्शाते हैं। और दोनों का जो ये अंतर होगा फ्रीजिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का वो होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जब हम टेम्परेचर बदलते हैं, ये क्वेश्चन आता है भाई इस तरह का, तो कैसे बदला जाएगा? देखो, फ़ारेनहाइट को जब डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो कैसे होता है? फ़ारेनहाइट होता है इक्वल टू किसके? सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा भाई, ठीक है। जब डिग्री सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट बनाएंगे ना, तो जो सेल्सियस मल्टीप्लाई, मान लो जितना भी है 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे लिख देंगे वो मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस में कर देंगे 32, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है, अगर हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बदलेंगे तो क्या होगा? इसमें है ना, उल्टा कर देंगे इस 9/5 को, यहाँ पे 5/9 मल्टीप्लाई बाय जो फ़ारेनहाइट है उसमें से यहाँ घटा देंगे 32 को। क्या है? इसका फॉर्मूला है 5/9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये निकलाएगा सेल्सियस। फिर है भाई, जो मानव शरीर है उसका सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में तो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, इसको 37 भी बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है र्यूमर थर्मामीटर। र्यूमर थर्मामीटर की खोज किसने की? एंटोइन र्यूमर ने की। भाई नाम कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इनके जो ये पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये पूछेगा। नाम का तो सबको पता है, नाम के ऊपर ही थर्मामीटर का नाम रखा गया है, ठीक है। तो र्यूमर जो थर्मामीटर है उसकी खोज की एंटोइन र्यूमर महोदय ने, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री र्यूमर, और जो ये क्वथनांक पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80 डिग्री र्यूमर। आगे देखिए, जो केल्विन का पैमाना है वो देखते हैं। लॉर्ड केल्विन ने इसकी खोज की थी, और इसमें डिग्री जो होती है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 273.15 के से केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.16 के, और इन दोनों का डिफरेंस होता है 100 के। जो फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इनका डिफरेंस होता है 100 के, यानी कि 100 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273.15 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होगा 373.16 केल्विन। आगे देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच कितना अंतर आया? यहाँ पे 100 आया। तो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और एक भाग को मानते हैं 100 के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, किस पॉइंट पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में पारा सेम ऊंचाई पर होता है? किस पॉइंट पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही जो पारा होगा वो सेम ऊंचाई पर होगा? वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों पर ही जो पारा है उसकी ऊंचाई सेम होती है, एक ही ऊंचाई पर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है भाई? देखो, -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस किसी भी ऑब्जेक्ट का मिनिमम टेम्परेचर होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कम से कम जो टेम्परेचर होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस।
और जो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है इसको शून्य टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहा जाता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें माइनस को हटा देगा, माइनस लगा देगा, यहाँ पे प्लस लगा देगा, या फिर एक इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अगला है 6 का थर्मामीटर। जो 6 का थर्मामीटर होता है इसमें क्या है, ये थर्मामीटर एक ही समय पर अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही टेम्परेचर दर्शाता है। इन्होंने दो आपस में जुड़ी हुई नली ली थी कांच की। किसकी? कांच की दो आपस में जुड़ी हुई नली ली थी और दोनों में आधा आधा पारा भरा था, यानी कि नीचे ऊपर आधा आधा पारा भर दिया और एल्कोहल इसमें भरा रहता है। ए नली जो होती है वो न्यूनतम और बी नली होती है वो मैक्सिमम टेम्परेचर दर्शाती है। गर्मी देने पर जब पारा ऊपर चढ़ता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर, और पारा जब सिकुड़ने लगता है तो मिनिमम टेम्परेचर दर्शाया जाता है। समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ से ये क्या है, डायग्राम है, इससे देख लीजिए। ये देखो क्या कह रहा है कि भाई देखो ये कांच की नलियां हैं ए और बी, और इसमें क्या है, ऊपर यहाँ पे अल्कोहल भरा है, यहाँ पे पारा है, और जब इसमें गर्मी दी जाती है ये ऊपर चढ़ता है, और फिर जब गर्मी नहीं दी जाती है ये सिकुड़ जाता है पारा तो ये नीचे आ जाता है। तो क्या होगा, जब ये ऊपर चढ़ेगा तब तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कर लिया जाएगा, और जब ये नीचे की ओर सिकुड़ के आएगा ना पारा तब इसका मिनिमम टेम्परेचर नोट कर लिया जाएगा। तो एक ही समय में 6 मोदे ने थर्मामीटर में 2 टेम्परेचर दर्शाए थे। ये इसकी क्या है, विशेषता है इस थर्मामीटर की। आगे देखिए स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन में क्या होता है भाई, एक लकड़ी की फट्टी से बना होता है और एक डिब्बा होता है जिसमें वायुमंडलीय टेम्परेचर दर्शाने वाले थर्मामीटर को रखा जाता है ताकि जो थर्मामीटर है उसको गर्मी धूप आदि से बचाया जा सके। तो क्वेश्चन में आ सकता है थर्मामीटर को किस में रखा जाता है, स्टीवेंसन स्क्रीन में रखा जाता है। एक लकड़ी की एक फट्टी से बना डिब्बा होता है जिसमें वायुमंडल की जो भी ये टेम्परेचर दर्शाने के लिए जो थर्मामीटर होता है वो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, वायुमंडल की जो भी दशाएं हैं जैसे गर्मी वगैरह है इससे उसको बचाया जा सके। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होती है, इसमें किसको रखा जाता है, थर्मामीटर को, या वो कौन सा उपकरण है जिसमें थर्मामीटर को रखा जाता है, वो है स्टीवेंसन स्क्रीन है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है समताप रेखाएं, आइसोथर्म्स। समताप रेखाएं कौन सी होती हैं, समान टेम्परेचर वाले स्थानों को जो दर्शाती हैं ना वो रेखाएं होती हैं समताप रेखाएं। लेकिन ये एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है उसको नहीं दर्शा पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई जो भी अलग अलग प्लेसेस होते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और मैप पर टेम्परेचर दर्शाने के लिए आइसोथर्म्स होती हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ये तो डेफिनेशन ही है इसकी कि मैप पर समान टेम्परेचर वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोथर्म्स या समताप रेखाएं। अब जो एलिमेंट नंबर 2 है वो पढ़ेंगे हम। अब तक जो भी हम पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा टेम्परेचर से रिलेटेड था। हम पढ़ रहे हैं वेदर के एलिमेंट्स, जिसमें पहला हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर। जितने भी ये हमने वायुदाब मापी वगैरह पढ़ा है या फिर थर्मामीटर पढ़े हैं ये किससे रिलेटेड थे, ये टेम्परेचर से रिलेटेड थे। दूसरा एलिमेंट है वो है वायुदाब, एयर प्रेशर वाला जो है वो वाला एलिमेंट है ये। देखो टोरसेली ने 1644 में क्या किया, बैरोमीटर बनाया था जिसमें पारा भरा था। इसमें एक नली में एक और अंगूठा लगा लिया, इस प्रकार पारा भर दिया गया और फिर बुलबुले ना उठे फिर अंगूठा हटाकर उस नली को सीधा कर दिया जाता था और पारा 76 सेंटीमीटर पर जाकर और रुक जाता था। समुद्र तल पर वायुमंडलीय जो दबाव है वो एक ऊंचे स्थान को दर्शाता है। तो इसमें क्या है भाई, हमने क्या पढ़ा, जो वायुदाब है उसके लिए एक यंत्र बनाया गया जिसको वायुदाब मापी यंत्र भी बोलते हैं या फिर बैरोमीटर भी बोलते हैं। 1644 में टोरसेली मोदे ने बैरोमीटर या फिर वायुदाब मापी यंत्र बनाया था। कैसे बनाया था भाई, इसमें है ना एक नली ली थी, उसके अंदर एक साइड मतलब 2 मुंह हो गए हैं नली के, जैसे ये नली है इसके 2 मुंह हो गए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ से एक साइड से इसमें अंगूठा लगा लिया, दूसरी साइड से इसमें पारा भर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बुलबुले ना उठें। ठीक है, बुलबुले ना उठें इसलिए इस नली में अंगूठा लगाया गया था। फिर इसको सीधा कर दिया गया और इसमें जो पारा है वो
76 सेंटीमीटर पर जाकर रुक जाता था। फिर आगे ये लाइन है, ये क्या कह रही है हमें, ये कह रही है कि समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो एक ऊंचे स्तंभ को दर्शाता है, ठीक है। और ये कितना होता है, 76 सेंटीमीटर पर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 का वायुदाब मापी यंत्र। 14 महोदय ने जो वायुदाब मापी यंत्र बनाया उसमें संशोधित रूप है ये बैरोमीटर का। क्या है, बैरोमीटर का संशोधित रूप है ये 14 का जो वायुदाब मापी यंत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं निदर्व बैरोमीटर। निदर्व बैरोमीटर जो है वो बनाया किसने, ल्यूसिन विडाइल महोदय ने 1843 ने 1843 में बनाया ल्यूसिन विडाइल ने निदर्व बैरोमीटर। इसमें क्या है भाई, किसी भी द्रव का यूज इसमें नहीं होता है। जो निदर्व, नाम से देखिए नी नहीं है, द्रव जिसमें निदर्व, इस तरह से पढ़ लो भाई, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना समास वगैरह, इस तरह करके देख लिया करो। इसमें देखो निदर्व, तो इसमें द्रव बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। जो निदर्व बैरोमीटर होता है इसमें यह घड़ी की तरह गोल और चपटा होता है जिस पर डायल यानी कि इंच सेंटीमीटर मिली बार ये लिखा होता है। क्या होगा, घड़ी की तरह गोल या फिर चपटा होता है और इसमें एक ये डायल सा होता है, इसके ऊपर इंच सेंटीमीटर और मिली बार लिखा होता है। और ये क्या होता है, मिली बार को ये वायुदाब को ये मापता है, ठीक है। और समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दबाव है वो कितना होता है भाई, वो होता है 1013.25 मिली बार। अगर इंच में लिखेंगे तो लिखेंगे 29.92 इंच, और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 76 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं भाई, मिली बार में, इंच में या फिर ये सेंटीमीटर में? हमने अभी अभी पढ़ा ना कि एक डायल होता है, इसके ऊपर हमने मिली बार, इंच और सेंटीमीटर लिखा होता है। तो जो मिली बार होता है उसमें जो वायुमंडलीय दबाव होता है समुद्र तल पर वो कितना होगा, 1013.25 मिली बार। और इंच में नापेंगे तो इसको नापेंगे हम 29.92 इंच। और जो सेंटीमीटर है उसमें ये कितना आंकड़ा होगा, 76 सेंटीमीटर होगा। क्या है ये, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव है ये, ठीक है। अलग अलग इकाइयों में बता दिया भाई, मिली बार में कितना है, इंच में कितना है, सेंटीमीटर में कितना है। फिर आगे देखते हैं बैरोमीटर से ऊंचाई मापने का यंत्र, ये है तुंगता मापी यंत्र। क्या है, तुंगता मापी यंत्र है, बैरोमीटर से ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिए आइसोबार्स, यानी कि जो समदाब रेखाएं होती हैं वो समान वायुदाब क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं मैप के ऊपर वो होती हैं समदाब रेखाएं या आइसोबार्स। इनको मिलीबार जो है उसमें ये इसका जो मानक होता है वो होता है मिलीबार। यानी कि जो समदाब रेखाएं होती हैं उनकी यूनिट क्या होती है, मिलीबार होती है। और जो समदाब रेखाएं होंगी वो मैप पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए खींची जाती हैं। तीसरा जो तत्व है मौसम का वो है आर्द्रता। इसमें क्या है भाई, ह्यूमिडिटी। इसमें वायु में जो जल वाष्प धारण करने की क्षमता होती है वही होती है आर्द्रता। यानी कि वायुमंडल में जो भी जल वाष्प होते हैं वो क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता है। सबसे पहला देखिए इसका सापेक्षित जो आर्द्रता होती है, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है, उसको आर्द्र शुष्क बल्ब यानी कि थर्मामीटर जैसा होता है उसके द्वारा इसको मापा जाता है। क्या है, वेट ड्राई बल्ब थर्मामीटर। और ये कैसे बना होता है वो देखिए, लकड़ी पर दो थर्मामीटर लगे होते हैं ए और बी। ये देखो डायग्राम में ए और बी, यहाँ पे ये दो थर्मामीटर लगाए जाते हैं। ए शो करता है शुष्क थर्मामीटर को, बी शो करता है आर्द्र थर्मामीटर को। थर्मामीटर बल्ब को मलमल का कपड़ा बांधकर जल की शीशी में डुबो दिया जाता है और जब बल्ब जो है वो गीला हो जाता है तो बी जो है वो वायु में उपस्थित आर्द्रता को दिखाता है और ए है वो शुष्कता को दर्शाता है, ठीक है। क्या है, फिर से देख लीजिए, जो सापेक्षित आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको कैसे देखा जाता है, लकड़ी पर, मान लो ये एक लकड़ी है, इस पर ए और बी ये दो थर्मामीटर लगाए जाते हैं। ए शो करेगा शुष्क थर्मामीटर और बी करेगा आर्द्रता को, ठीक है। जो थर्मामीटर जो होता है उसके ऊपर ये बल्ब लगा होता है, उस पर इसका मलमल का कपड़ा बांध दिया जाता है, फिर जल की शीशी में डुबो दिया जाता है। फिर क्या होगा भाई, बल्ब जो है वो गीला हो जाएगा और जो बी है वो वायु में उपस्थित आर्द्रता को दर्शाएगा और ए है वो शुष्कता को दर्शाएगा। आगे चौथा एलिमेंट है मौसम का, वो है
रेनफॉल यानी कि वर्षा। इसको किससे मापा जाता है? रेन गोज से मापा जाता है, यानी कि वर्षा मापी यंत्र होता है रेन गोज। और इसमें क्या होता है, जो ये वर्षा मापी यंत्र होता है इसमें धात्विक सिलेंडर और जो ऊपर जो होता है वो कीप लगी होती है। एक धात्विक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर एक कीप लगी होती है इस तरह से, ठीक है। और वर्षा को इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीबार में मापते हैं। क्या है? वर्षा को इंच में, सेंटीमीटर में और मिलीबार में मापते हैं। जो इंच और सेंटीमीटर है ये है लंबाई यूनिट, और जो मिलीबार है ये है शक्ति की यूनिट। आगे देखते हैं, 5वां एलिमेंट है मौसम का, वो है पवन या विंड्स। अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर है जो ये पवनें हैं वो चलती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे अधिक वायुदाब होगा उससे निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। पवन की दिशा होती है, उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं विंड वेन। क्या बोलते हैं? विंड वेन, वात दिक् सूचक यंत्र। ये आते हैं एग्जाम में। हर एक का जो यंत्र है ना, हर एक एलिमेंट का जो यंत्र है उसको अच्छे से याद कर लेना। देखो ये इस तरह से होता है ये यंत्र, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से ये दर्शाता है, और यही यंत्र कहलाता है विंड वेन। और ये कितना लंबा होता है? 75 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। फिर है पवन की जो गति होती है उसको किस यंत्र से मापते हैं? उसको मापते हैं एनीमोमीटर से। ये इस तरह होता है, उसको मापते हैं एनीमोमीटर से पवन की गति को। फिर से देख लीजिए, जो विंड होती है इससे देखो 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहले देखिए, पवनें कैसे वायुदाब से कैसे वायुदाब की ओर चलेंगी? अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। पवनों की जो दिशा होती है उसको मापने का यंत्र होता है विंड वेन, हिंदी में बोलते हैं वात दिक् सूचक यंत्र। इसकी लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। इसकी विंड वेन की जो लंबाई होगी वो होगी 75 सेंटीमीटर। और जो पवन की गति है उसको कौन सा यंत्र मापता है? उसको मापते हैं एनीमोमीटर से। ये वात दिक् सूचक तो था जो पवन की दिशा मापता है, एनीमोमीटर है पवन की गति मापने वाला यंत्र है। अच्छे से इन चारों क्वेश्चनों को याद कर लेना फ्रेंड्स। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा मौसम। किसी भी स्थान पर शॉर्ट टर्म के लिए जो भी वायुमंडलीय अवस्था होती है वो कहलाती है मौसम। फिर पढ़ा क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो किसी भी स्थान की लंबी अवधि की मौसमी जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 35 वर्षों की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होंगी वो होंगी क्लाइमेट। 1875 में भारत में मौसम विभाग दिल्ली में स्थापित किया गया। मौसम के एलिमेंट्स हैं, ये हैं टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल होगी, प्रेशर हो गया, और जो विंड्स हैं, ह्यूमिडिटी है और क्लाउड्स हैं, ये आगे मौसम के एलिमेंट्स में। मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र में आने वाले जो 12 से 48 घंटों में मौसम की दशाएं होती हैं उनका अनुमान हम लगाते हैं। वर्ल्ड में जो वेदर का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो 3 लेवल पे किया जाता है। पहला है धरातलीय संबंधी प्रेक्षण, दूसरा है ऊपरी तन वायु दशाएं, तीसरा है अंतरिक्ष प्रेक्षण। फिर हमने इसके बाद पढ़ा भारत में 2 प्रकार के जो सैटेलाइट हैं उनसे मौसम का जो ऑब्जर्वेशन है वो किया जाता है। पहला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट। फिर मौसम के तत्वों में पहला पढ़ा तापमान। तापमान क्या होता है? किसी भी स्थान की मानक अवस्था में मापी गई जो धरातल से 4 फीट की ऊंचाई पर गर्मी होती है वो है टेम्परेचर। मापा जाता है तापमापी यंत्र से या थर्मामीटर से। बेस किस पे है? थर्मामीटर। इसका सिद्धांत है ठोस, तरल और गैस जो होते हैं वो गर्म होकर फैलते हैं, उस बेस पे बनाया गया है थर्मामीटर। फिर हमने थर्मामीटर क्या होता है वो पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट और जो हिमांक बिंदु और जो क्वथनांक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ये। फिर हमने पढ़ा साधारण जो थर्मामीटर होता है वो 2 तरह का होता है। सेल्सियस थर्मामीटर, जिसकी 1742 में सेल्सियस मोदे ने खोज की थी। इसमें क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री और हिमांक बिंदु है 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है दूसरा। इसमें फ़ारेनहाइट में जो है वो टेम्परेचर को दर्शाया जाता है। हिमांक बिंदु इसका है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वथनांक बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का अंतर है वो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर है इसकी खोज 1714 में ग्रेविल डेनियल मोदे ने की थी जो कि जर्मनी के थे। फिर ये एक फॉर्मूला दिया था, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को बदला जाए तो क्या फॉर्मूला होगा? वो होगा सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9/5 + 32। और अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर को बदलेंगे तो फॉर्मूला होगा 5/9 मल्टीप्लाई
फ़ारेनहाइट -32। फिर है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 36.9 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने र्यूमर महोदय का थर्मामीटर पढ़ा जिसका हिमांक बिंदु था 0 डिग्री आर और क्वथनांक बिंदु था 80 डिग्री आर। फिर कैल्विन महोदय का पैमाना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 के और बॉइलिंग पॉइंट है 373.16 केल्विन। दोनों का डिफरेंस होगा 100 डिग्री केल्विन। इसमें डिग्री का यूज़ 100 डिग्री नहीं 100 केल्विन, इसमें डिग्री का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है केल्विन पैमाना में। फिर हमने पढ़ा कि किस पॉइंट पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वहाँ पे पारा सेम ऊंचाई पर होता है, वो है -40 डिग्री या फिर -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। आगे इसको जो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है इसको शून्य टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहा जाता है। फिर पढ़ा हमने 6 महोदय का थर्मामीटर। उसके बाद हमने पढ़ा ये है स्टीवेंसन स्क्रीन क्या कहलाती है। स्टीवेंसन स्क्रीन वो लकड़ी की फट्टी होती है, एक डिब्बे की बनी होती है जिसमें थर्मामीटर को रखा जाता है फ्रेंड्स। फिर हमने पढ़ा समताप रेखाएं, जो समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मैप पर दर्शाती हैं वो होती हैं समताप रेखाएं। इसके बाद दूसरा एलिमेंट मौसम का पढ़ा वायुदाब, जो कि जिसमें 1644 में बैरोमीटर बनाया गया था टोरसेली महोदय के द्वारा, जो कि वायुदाब को मापने का एक यंत्र है। तो क्वेश्चन में आएगा बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुदाब मापा जाता है या वायुदाब मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर है। फिर हमने पढ़ा 14 महोदय का जो वायुदाब मापी यंत्र है उसके बारे में। फिर पढ़ा निद्रव बैरोमीटर, जिसकी खोज किसने की, ल्यूसिन विडाई महोदय ने की थी और किसी भी द्रव का यूज इसमें नहीं किया जाता है। इस पर इंच, सेंटीमीटर और मिलीबार एक डायल पर लिखा होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव है वो कितना होता है, 3 यूनिट होंगी। मिलीबार में होगा 1013.25 मिलीबार, इंच में होगा 29.92 इंच, सेंटीमीटर में होगा 76 सेंटीमीटर। फिर पढ़ा बैरोमीटर से ऊंचाई मापने का यंत्र कहलाता है, ये है तुंगता मापी यंत्र। फिर आइसोबार्स, जो कि समदाब रेखाएं होती हैं यानी कि समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मैप पर दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं आइसोबार्स। तीसरा मौसम का एलिमेंट पढ़ा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी है इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सापेक्षित आर्द्रता। फिर आगे हमने पढ़ा रेनफॉल। जो रेनफॉल होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो वर्षा मापी यंत्र या रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। और ये एक धात्विक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक कीप लगी होती है। वर्षा को इंच में, सेंटीमीटर में और मिलीबार में मापा जाता है। इंच और सेंटीमीटर तो है लंबाई की यूनिट और मिलीबार है शक्ति की यूनिट। 5वां एलिमेंट है मौसम का विंड्स। विंड्स जो हैं वो पवने क्या हैं, इसमें अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। इसको विंड की दिशा को मापने का यंत्र है विंड वेन यानी कि वात दिक्सूचक यंत्र, और जिसकी लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। पवन की गति को मापने वाला यंत्र होता है एनीमोमीटर। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।